जय हिंद साथियों, डीवाई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन करने वाले हैं 18, 19, 20 अप्रैल की करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर अपन इम्पोर्टेंट के क्वेश्चंस के साथ में इसको करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। अपन का पहला क्वेश्चन है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके ऑप्शंस हैं, यह अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। यह कानून अधिसूचना जारी होते ही तुरंत लागू हो जाएगा। इस आरक्षण को लागू करने के लिए जनगणना के बाद परिसीमन आवश्यक है। इस 33% आरक्षण में SC/ST महिलाओं के लिए भी उप आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन है अपने पास में, सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प है केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 1, 3 और 4 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 4 सही हैं। तो अपन को देखना है इसमें से कौन कौन सा सही है। तो ये कहता है, यह अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। यह कानून अधिसूचना जारी होते ही तुरंत लागू हो जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तुरंत लागू हो ही नहीं सकता, है ना। इस आरक्षण को लागू करने के लिए जनगणना के बाद परिसीमन आवश्यक है। जनगणना और परिसीमन दोनों आवश्यक हैं इसके बाद, ठीक है। और इसमें 33% आरक्षण में SC/ST महिलाओं के लिए भी उप आरक्षण का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल ये भी सही है। तो अपन के कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, 1, 3 और 4 सही हैं। तो ऑप्शन बी अपन का सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन इसकी। क्या कहती है, कथन एक अपन का सही है, क्यों? क्योंकि 2023 के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कथन 2 गलत है, क्योंकि हालांकि अधिसूचना 16 अप्रैल 2026 को जारी हुई। अधिसूचना तो कब हो गई? 16 अप्रैल 2026 को जारी हो चुकी है और कानून प्रभावी माना गया, लेकिन आरक्षण तुरंत लागू नहीं हो सकता। तुरंत लागू नहीं होगा आरक्षण, ये तुरंत। इसे लागू करने के लिए पहले जनगणना और फिर परिसीमन आयोग जरूरी है, परिसीमन होना जरूरी है, ठीक है। और 3 और 4 की परिसीमन डेलिमिशन एक प्रक्रिया है जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। इस अधिनियम के अनुसार 2026-27 की जनगणना के बाद परिसीमन पर ही आरक्षण लागू होगा। 2026 की पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन लागू होगा, ठीक है। तभी अपन का ये 33% आरक्षण की बात करिए, ये भी तभी लागू होगा, ठीक है। तो 33% आरक्षण अंतर्गत SC/ST महिलाओं के लिए अलग ही आरक्षण दिया जाएगा। तो ये अपन की एक्सप्लेनेशन थी और ये पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, बने रहना क्लास में। और महत्वपूर्ण फैक्ट भी आ चुके हैं अपन के इसके अंदर। कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो भी जान लेते हैं। अधिसूचना जारी कब हुई है? 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी हुई थी और पारित कब हुई? सितंबर 2023 में। संसद के विशेष सत्र में ये पारित हो गई थी पहले ही 2023 के अंदर। आधिकारिक नाम क्या है इसका? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 128वां संविधान संशोधन है। और लागू होने की शर्त क्या है? जनगणना और परिसीमन आयोग दोनों की शर्त को मानने के बाद, कंप्लीट होने के बाद में ये लागू होगा। और लागू होने की संभावित समय सीमा कितनी है? 2029 के बाद समय सीमा है, लागू होने की संभावना है। ये कब तक लागू हो सकता है? 2029 तक। तो कैसा लगा पहला क्वेश्चन? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी क्या? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। कथन पढ़ लेते हैं, फिर अपन विचार करेंगे। भारत 2025 में अर्थव्यवस्था के आकार के अनुसार 5वें स्थान से गिरकर 6वें स्थान पर पहुंच गया। अर्थव्यवस्था के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया? 6वें स्थान पर पहुंच गया, बताना है। भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से पीछे होने का मुख्य कारण भारतीय रुपये का कमज़ोर होना है। IMF साल में केवल एक बार WEO रिपोर्ट जारी करता है। क्या ये सही है? बताओ जल्दी से। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, इसके बाद चीन और जर्मनी का स्थान है। क्या ये सही है? कौन ऑप्शन देख लेते हैं अपन के क्या है। केवल 1 और 2 सही है, 1, 2, 4 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 3 और 4 सही है। तो देखना है कौन कौन से सही हैं अपन के। 2025 में अपन की 6वें स्थान पर पहुंच गए हैं अपन, पहली बात तो ये सही है ना। और भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से पीछे होने का मुख्य कारण भारतीय रुपये का कमज़ोर होना है। भारतीय रुपये लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और IMF साल में एक बार नहीं करता भाई, WEO रिपोर्ट जारी 2 बार करता है ये साल में, ठीक है। विश्व की, ये गलत हो गया। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, बिल्कुल सही बात है। फिर इसके बाद चीन और फिर जर्मनी का स्थान है, ठीक है। तो ये वाला भी अपन का सही है। तो 1, 2 और 4 सही हैं, ठीक। और नेक्स्ट है अपन का
इसके एक्सप्लेनेशन कथन इसको जान लेते हैं अपन कौन कौन सा सही है एक्सप्लेनेशन में। पहले कथन का IMF की WEU रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में कौन से स्थान पर, 5वें स्थान पर था 2024 में, और अब 2026-25 में 6वें स्थान पर खिसक गया है भाई साहब। और भारत के पीछे जाने का मुख्य कारण क्या क्या है? भारतीय मुद्रा का डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो चुकी है, बिल्कुल। कहाँ पहुँच, 95 रुपये पे पहुँच गया भाई साहब $1। बताओ, $1 कमा के लाओ, यहाँ के 95 रुपये के बराबर है। जबकि ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन मजबूत हुए हैं, ये मजबूत हो गए हैं ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन। और इसी कारण यूनाइटेड किंगडम भारत से आगे निकल चुका है, इस वजह से UK भारत से आगे निकल गया है, ठीक है। तो ये वाला कथन एक्सप्लेनेशन जान ली। और IMF साल में 2 बार WE रिपोर्ट जारी करता है। ये कितनी बार? 2 बार रिपोर्ट जारी करता है, ना कि 1 बार, ठीक है। अब मेन चीज़ जान लेते हैं कौन कौन सा वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, जिसकी अर्थव्यवस्था में $30.8 ट्रिलियन, वाह। चीन की $19.6 ट्रिलियन के अप्रोक्सीमेट है। और जर्मनी तीसरे स्थान पर है, $4.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और जापान चौथे पर आ गया, और यूनाइटेड किंगडम 5वें पे, और 6ठे पे अपन का भारत, ठीक। अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है इसके। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रिपोर्ट कब जारी हुई? 17 अप्रैल 2026 को ये रिपोर्ट जारी हुई थी। संगठन कौन सा है? IMF है, जिसमें कितने सदस्य देश हैं? 191 सदस्य देश हैं, जिसके अंदर मुख्यालय कहाँ पर है इसका? वाशिंगटन DC के अंदर इसका मुख्यालय है। भारत की GDP 2024 में कितनी थी? अप्रोक्सीमेट 3.76 ट्रिलियन। कितनी? $3.76 ट्रिलियन। और 2025 में $3.92 ट्रिलियन, ठीक है। और रुपये में बात करें तो कितनी है ये? 357 से 2025-26 में GDP 357 से कितनी है ये? 345 ट्रिलियन रुपये, ठीक है। 300 ट्रिलियन रुपये। तो ये एग्जाम फैक्ट्स है अपन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच कौन सा समझौता हुआ है, इसके बारे में विचार करना है। दोनों देशों ने खाद्य सुरक्षा पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने, ऑस्ट्रिया और भारत ने, सुरक्षा पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। सैन्य मामलों और आतंकवाद विरोधी उपायों पर आशय पत्र LOI का आदान प्रदान किया गया है। भारत और ऑस्ट्रिया ने केवल कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, क्वांटम और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन देख लेते हैं अपन के। ऑप्शन है केवल 1 और 2, 1, 2 और 4, 2 और 3, 1, 3 और 4। पहली बात तो केवल कृषि क्षेत्र में कोई सहयोग बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई है, तो ये वाला गलत हो गया। 1, 3 और 4, तो 3 ये तो हो नहीं सकते दोनों ऑप्शन। इन दोनों में से सेमीकंडक्टर, क्वांटम और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने का निर्णय लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन एक ही में, तो ये आंसर रह जाएगा, ठीक है। जान लेते अपन कौन कौन से। दोनों देशों ने खाद्य सुरक्षा पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही बात है। सैन्य मामलों और आतंकवाद विरोधी उपायों पर आशय पत्र LOI पर आदान प्रदान किया है, ये भी सही है। सेमीकंडक्टर वाला सही है ही, ठीक है। अब अभी तो अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब और अच्छे से करेंगे ना। ये अपन की एक्सप्लेनेशन रही। क्लास में मज़ा तो आ रहा होगा ना, तो लाइक शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई साहब। अगली क्लास आने वाली धमाकेदार। दोनों देशों ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल सही बात है। और सैन्य मामलों और आतंकवाद विरोधी उपायों पर LOI, लेटर ऑफ इंटेंट का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है। लेटर ऑफ इंटेंट का आदान प्रदान हुआ है। और सहयोग केवल कृषि तक सीमित नहीं था, बल्कि कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाई जा रही है। केवल कृषि की बात नहीं हो रही, कई क्षेत्रों में बात हो रही है, ठीक है। दोनों देशों ने हाईटेक क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है, ना कि केवल कृषि में, ठीक। अभी तो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो रहे हैं अपने पास में, ये देखो। अभी ये है, इसमें बैठक में कौन कौन ने भाग लिया? नरेंद्र मोदी और क्रिश्चियन स्टोकर ने भाग लिया था। बैठक में कौन कौन शामिल थे? नरेंद्र मोदी और क्रिश्चियन स्टोकर। कब हुआ था ये? 16 अप्रैल 2026 को हुई थी बैठक। कहाँ पर हुई थी?
नई दिल्ली में। अन्य प्रमुख बिंदु जान लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम शुरू होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में साझेदारी। 160 ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां भारत में सक्रिय होंगी। सेक्टर कौन कौन से? सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोबाइल में। ठीक है। और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। इन सब चीज़ों में अपने लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो आपके लिए ये इस क्लास से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो ये बताओ भाई साहब। अब नेक्स्ट है 20 अप्रैल की करंट अफेयर आ चुकी है। थोड़ी लंबी हो सकती है, 20 मिनट की समथिंग, पर देखना ज़रूर, मज़ा आएगा ना। हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने भारत की आधिकारिक यात्रा 19 अप्रैल 2026 को की। इस यात्रा के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच केवल सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा हुई। केवल सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा हुई थी क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ली के बीच सेमीकंडक्टर, एआई और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्र पर चर्चा हुई। इस यात्रा का उद्देश्य मौजूदा सहयोग को मजबूत करना और नए क्षेत्रों में विस्तार करना है। विचार करो जल्दी से, जब तक अपन ऑप्शन देख के आते हैं। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 3 और 4 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1, 2 और 4 सही है। तो पहली बात तो अपन देख लेते हैं, राष्ट्रपति कहाँ के? ली जे म्योंग कहाँ के राष्ट्रपति हैं? दक्षिण कोरिया के। कहाँ के राष्ट्रपति हैं ली जे म्योंग? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने आधिकारिक यात्रा कब करी? 19 अप्रैल 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा करी। इस यात्रा के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच केवल सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा नहीं हुई थी। ये वाला इस चीज़ गलत है। ठीक है, केवल सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ली के बीच सेमीकंडक्टर, एआई और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्र पर चर्चा हुई। बिल्कुल सही बात है। और इस यात्रा का उद्देश्य मौजूदा सहयोग को मजबूत करना और नए क्षेत्रों में विस्तार करना है। ठीक है, ये भी सही बात है। तो 1, 3 और 4 अपन के सही हैं। कौन से? 1, 3 और 4। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन अच्छे से, अगर अपन पे से गलती हो गई है तो। ये राष्ट्रपति ली जे म्योंग 19 अप्रैल 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। बिल्कुल सही। गलत क्या है? इस यात्रा में केवल सांस्कृतिक सहयोग पर सीमित नहीं थी ये, इसमें रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई और सांस्कृतिक सहयोग पर भी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली के बीच चर्चा के मुख्य क्षेत्र क्या क्या हैं? मुख्य क्षेत्र जान लेते हैं। जहाज निर्माण पहले मुख्य क्षेत्र था, जहाज निर्माण। ये इन पे भाई साहब, इनके अंदर ये जो फैक्ट है ना, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान से देखने हैं अपन को, है ना। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर और व्यापार और निवेश पर इनके बीच में मुख्य चर्चा हुई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मौजूदा संबंधों को मजबूत करना और नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना। ये तो अपन कोई भी किसी भी देश से चर्चा करेंगे तो यही उद्देश्य होने वाला है, नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना और मौजूदा संबंधों को मजबूत करना। सीधी सी बात है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी जान लेते हैं। एक चीज़ ही नहीं है भाई, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। अब आज की क्लास में मुलाकात है एस जयशंकर और द्रौपदी मुर्मू भारत की तरफ से। ठीक है, साथ में कौन थे? प्रथम महिला किम हे क्यूंग और उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल थे। और पिछली यात्रा कब हुई थी? ये मून जे इन की आया था पिछली यात्रा में। कब? जुलाई 2018 के अंदर। तो कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चंस देखकर और एक्सप्लेनेशन देखकर? हाल ही में सीपी राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीपी राधाकृष्णन कौन है? पहले तो कौन बताएगा, ये जरूर कमेंट करो, आ ही जाएगा तब तक। सीपी राधाकृष्णन अपन के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भारत के किसी भी उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली आधिकारिक यात्रा है। क्या ये बात सत्य है? इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने केवल श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की। क्या ये भी सत्य है? बताना जरूर। यह दौरा भारत की विजन सागर और पड़ोसी प्रथम नीति का हिस्सा है। भारत श्रीलंका के बीच 2500 वर्षों से अधिक पुराने सभ्यतागत संबंध हैं। अब बताओ, ऑप्शन है अपने पास में। केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 1, 3 और 4 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1, 2 और 4 सही हैं। तो अपन देखते हैं अब इसकी। यह भारत के किसी भी राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा है, ये बिल्कुल सही बात है ना। और उपराष्ट्रपति ने केवल श्रीलंका के राष्ट्रपति से यात्रा बात नहीं कही भाई साहब। केवल अगर कोई राष्ट्रपति जाएगा तो केवल एक ही व्यक्ति से बात करके थोड़ी आ जाएगा, और भी काम की बात करेगा।
बात की विजन सागर और पड़ोसी प्रथम नीति का हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। भारत श्रीलंका के बीच 2500 वर्षों से अधिक पुराने सभ्यतागत संबंध है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 सही है, अपन का 2 गलत है, ये ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक, अभी कथन देख लेते हैं अपन के एक्सप्लेनेशन क्या कहती है अपन की। एक्सप्लेनेशन में यही कह रही है, भारत के किसी भी उपराष्ट्रपति की पहली श्रीलंका यात्रा है। ओके, सही बात है। उन्होंने केवल राष्ट्रपति से नहीं बल्कि कौन कौन से मुलाकात करी? अनुरा कुमार दिसानायके, किससे? अनुरा कुमार दिसानायके और हरिणी अमर सूर्या, ये 2 व्यक्ति से इनसे मुलाकात करी। यहाँ पे दोनों से मुलाकात की और अन्य कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सिंपल सी बात है ना, एक ही काम के कहाँ थोड़ी जाएंगे। और पहले यह यात्रा भारत की है और विजन सागर और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। ये भारत की कौन सी? नेबरहुड और विजन सागर, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन सागर का हिस्सा थी ये यात्रा। और भारत और श्रीलंका के बीच 2500 से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, 2500 से भी ज़्यादा वर्षों से पहले से। ठीक है, श्रीलंका के साथ में। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं अपन। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहली बात तो ये कब हुआ था? 19 अप्रैल 2026 को हुई थी ये चीज़। और कहाँ पर? कोलंबो में। और मुख्य बिंदु क्या है इसके? भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद हुआ था इसमें। और दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से सहयोग के क्षेत्र हैं? पहला व्यापार, रक्षा, व्यापार सहयोग का क्षेत्र है, रक्षा के मामले में सहयोग होगा, शिक्षा के मामले में, ऊर्जा, संस्कृति और कनेक्टिविटी, इन सब के मामले में सहयोग की बात की गई। और हाल ही में अपन ने श्रीलंका की सहायता किस चीज़ में करी है? 38 मीट्रिक टन पेट्रोलियम भेजा है वही सब श्रीलंका को। कितना? 38 मीट्रिक टन। श्रीलंका तो ऐसे ही घुसे गए हो भारत ने श्रीलंका को 38 मीट्रिक टन पेट्रोलियम भेजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में लद्दाख में स्थापित किए जाने वाले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क, कौन सा? पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ये पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ पर स्थापित हो रहा है? लद्दाख में। ठीक है, हाल ही में। यह देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क होगा जो लेह में, लद्दाख में भी कहाँ? लेह में सिंधु नदी के किनारे बनाया जाएगा। क्या ये सत्य बात है? पेट्रोग्लिफ प्रागैतिहासिक चित्र होते हैं। क्या ये प्रागैतिहासिक चित्र हैं जो पत्थरों की सतह पर उकेरे जाते हैं? ठीक है, लद्दाख में केवल 50 स्थानों पर ही ऐसे शिलाचित्र पाए गए हैं। ठीक है, बताओ जल्दी से कौन सा सही है इसके अंदर? इन शैल चित्रों की आयु लगभग 2000 से 5000 वर्ष के बीच मानी जाती है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4। चलो एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। यह देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है जो लेह में सिंधु नदी के किनारे बनाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ये पहला है पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो लेह, लद्दाख के अंदर सिंधु नदी के किनारे होगा। और पेट्रोग्लिफ प्रागैतिहासिक चित्र होते हैं। सही बात है, ये प्रागैतिहासिक चित्र होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है ये वाली चीज़, है ना, जो पत्थरों की सतह पर उकेरे जाते हैं। ये भी सही है। लद्दाख में केवल 50 स्थानों पर ही ये नहीं मिले, केवल 50 पर नहीं है, ये गलत है ना, ये गलत हो चुका है। ये है 400 प्लस पे, 400 स्थानों पर। इन शैल चित्रों की आयु लगभग 2000 से 5000 वर्ष के बीच मानी जाती है। ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 अपन के सही हैं, बी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जिसे लेह में सिंधु नदी के किनारे बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। पेट्रोग्लिफ ऐसे प्रागैतिहासिक चित्र प्रतीक होते हैं जिन्हें पत्थरों पर उकेरा जाता है। और गलत कौन सा हुआ था अपन का? लद्दाख में केवल 50 नहीं 400 स्थानों पर ऐसे शैल चित्र पाए गए हैं। और इन शैल चित्रों की आयु लगभग 2000 से 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ठीक है, मज़ा आ रहा है क्या नहीं? अब इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। आ जाओ भाई साहब। आधारशिला क्या है इसकी, कब रखी गई? 18 अप्रैल 2026 को। कौन गए? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रखी आधारशिला। और मुख्य बिंदु क्या है? निर्माण स्थल कहाँ पर है? लेह पर, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, खतरा क्या हो सकता है? खतरा क्या हो सकता है? पर्यटन दबाव और तेज निर्माण कार्य के बीच में खतरा हो सकता है। ठीक है, अधिक खतरे वाले क्षेत्र कौन से हैं? सिंधु नदी का क्षेत्र अधिक खतरे वाला है और जास्कर नदी का क्षेत्र अधिक खतरे वाला है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। साझेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अभिलेखागार पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच में, अभिलेखागार पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के बीच में इनके मध्य साझेदारी हुई है ये। ठीक है, तो कैसे लग रहा है?
नेक्स्ट है अपने पास में, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा अजीत आगरकर, कौन, अजीत आगरकर, क्रिकेट से संबंधित आ गया स्पोर्ट्स से, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा अजीत आगरकर के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजीत आगरकर का कार्यकाल 2027 वनडे विश्व कप तक बढ़ा दिया गया है। क्या ये बात सत्य है? स्पोर्ट्स तो देखते ही हैं, पता होगा सबको ये चीज़। तो बीसीसीआई के नियमों के अनुसार एक चयनकर्ता अधिकतम 5 वर्षों तक इस पद पर रह सकता है। क्या ये भी सत्य है? आगरकर को 2023 में मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया था। क्या ये भी सही है? उनके कार्यकाल में भारत ने आईसीसी के 4 फाइनल जीते हैं। क्या ये भी सही है? कौन बताएगा ये आंसर? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन 1 और 3, 1 2 और 4, 2 3 और 4, बताओ जल्दी फटाफट। चलो मैं ही बताता हूँ। अजीत आगरकर का कार्यकाल 2027 वनडे विश्व कप तक बढ़ा दी गया है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और बीसीसीआई के नियमों के अनुसार एक चयनकर्ता अधिकतम 5 वर्षों तक नहीं है, 4 वर्षों तक होता है। और आगरकर को 2023 में मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। और उनके कार्यकाल में भारत ने आईसीसी के चारों फाइनल नहीं जीते, 3 फाइनल जीते हैं और 1 हार चुके हैं। और अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। तो इसके आंसर देख लेते हैं पहले, तो कौन कौन से, 1 2 1 और 3, केवल 1 और 3 ये सही है। ऑप्शन बी अपन का सही आंसर है, ठीक है। अब जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन। बीसीसीआई अजीत आगरकर का कार्यकाल बढ़ाकर 2027 वनडे विश्व कप तक बढ़ा दिया गया है। और बीसीसीआई नियम के अनुसार चयनकर्ता अधिकतम 4 वर्षों तक ही पद पर रह सकता है, ना कि 5 वर्ष तक। और आगरकर को 2023 में मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया था। देख लो भाई साहब। और भारत सभी फाइनल नहीं जीता भारत 4 फाइनल में पहुंचा है 2023 से इनके कार्यकाल में, और 3 खिताब जीते हैं इसमें। इनके कार्यकाल के अंतर की बात चल रही है अजीत आगरकर की, ठीक है। और एक 2023 का ओडीआई वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हार गया था ये, ठीक है। तो ये अपन की एक्सप्लेनेशन थी, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। यह निर्णय कब लिया गया? 19 अप्रैल 2026 को। कुल कार्यकाल 2023 से 2027 तक 4 वर्ष का कार्यकाल है, 4 वर्ष तक ही होता है चेयरमैन का। उपलब्धि कौन कौन सी है इनकी? उपलब्धि 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता इन्होंने इनके कार्यकाल के टाइम पे, और 2026 में T20 वर्ल्ड कप, और 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी। और लेकिन वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप ये हार चुके, किससे? ऑस्ट्रेलिया से। कब? 2023 में, ठीक है। तो ये अपन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता है। और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर करना, जिससे अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़े और नेक्स्ट क्लास बहुत ही शानदार तरीक़ा से अपन पेश करें आपके सामने। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।